बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी। डे सीरीज़ का एक नया लेक्चर जो आज हमने पहले हम करेंगे मेजर इश्यूज़ इन पाकिस्तान। मेजर इश्यूज़ इन पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इश्यूज़, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स इश्यूज़। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, ये हमारा टॉपिक है मेजर इश्यूज के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में मांग लेता होता है। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू। अच्छा, पहले हमने बात करनी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं। उसके बाद हमें पता चलेगा कि दो चेंजेस जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में करते हैं, एक को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस, दूसरे को हम बोलते हैं मैकेनिकल चेंजेस। ये कौन से चेंजेस हैं, और फिर हमने अगला इसका डिस्कस करना है टॉपिक इसका, नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसकी ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर कंक्लूजन हम करेंगे तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 2 के अंदर भी आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर ये ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने 3-4 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखना। ड्यूरिंग 60s यानी कि 1960s, द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मेड द रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हैरान कुन जो है वो तरक्की की एशिया ने और साउथ ईस्ट एशिया ने। क्यों की इसने तरक्की? बिकॉज ऑफ द सक्सेस, बिकॉज ऑफ द सक्सेसेस द प्रोडक्शन ऑफ वीट। वीट के अंदर इन्होंने कामयाबी, इनकी प्रोडक्शन में कामयाबी हुई, राइस में हुई, मेज में हुई, ऑस्टेंसिबली इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा जो है हैरान कुन हद तक इंक्रीज्ड हुई। इन दी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान में, इंडिया में, फिलिपाइन में एंड श्रीलंका में। टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, मेजर इश्यूज इन पाकिस्तान, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स इश्यूज चैप्टर है मेन, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन हम पाकिस्तान कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। श्रीलंका सच सिचुएशन इज एट्रीब्यूटेड, अब ये तरक्की हुई पाकिस्तान में, इंडिया में, फिलिपाइन में, श्रीलंका में, क्यों हुई? ये एट्रीब्यूट किया जाता है टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को, विच अकर्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑफ दीज कंट्रीज। ग्रीन रेवोल्यूशन और सम कॉल दी ग्रेन रेवोल्यूशन, कुछ इनको ग्रेन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशेंसी, अब नतीजा ये निकला कि ये लोग सेल्फ सफिशेंट हो गए। फिलिपाइंस विच यूज टू इम्पोर्ट राइस स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग देम। फिलिपाइन जो पहले इंपोर्ट करता था राइस, अब उसने क्या, उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। There was 34% increase in the production of rice in Sri Lanka and the production of wheat increased by 60% in Pakistan during 1967 to 69। ठीक है जी। ये मेरे पास ओल्ड एडिशन है, इस वजह से मेरे पास जो डाटा आएगा वो ओल्ड एडिशन का आएगा, लेकिन आप लोगों ने न्यू बुक लेटेस्ट एडिशन इसका इस्तेमाल करना है। प्लस मैंने आप लोगों को ये भी कहा हुआ है कि आप लोग जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2019 टू 2020 जो लेटेस्ट अभी जून में आया है, तो इसको आप लोगों ने पढ़ना है। वालेकुम अस्सलाम। इसको आप लोगों ने पढ़ना है और पढ़ के डाटा जो है वो लिखना है, निकालना है, और वो डाटा आपने इसमें मेजर इश्यूज के अंदर पुट करना है। मेजर इश्यूज में आ जाएगा, मैक्रो में आ जाएगा, माइक्रो में आ जाएगा। नंबर 2, जब आप उसको फ्लो में पढ़ेंगे ना, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, वो पढ़ना आपने इंग्लिश में है, ठीक है।
कोशिश करनी है उसको आपने इंग्लिश में पढ़ना है। जो उर्दू वाले हैं, उर्दू वालों ने भी इंग्लिश ही में पढ़ना है। उसके अंदर जो वोकेबलरी वगैरह इस्तेमाल की गई है वो अपनी जो है मोबाइल के अंदर डिक्शनरी कर लें, ताकि फौरी फौरी तौर पे आपको पता चलता जाए। और जिन लफ्ज़ों का आपको नहीं पता चल रहा, उन लफ्ज़ों के अपने मायने निकालने हैं, मायने निकाल के उसको समझ के फिर पढ़ना है। आप देखेंगे शुरू के कुछ पेजेस जो होंगे वो आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वोकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपकी वोकेबलरी ज़रा कुछ अच्छी हो जाएगी शुरू के पेजेस में, तो फिर आप देखेंगे वही वर्ड्स, वही वोकेबलरी अगेन एंड अगेन इस्तेमाल हो रही होगी। तो इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ेंगे उसके आपको कौन से फ़ायदे होंगे, उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि जो एक आपका ट्रेंड बना हुआ है रट्टे का, रट्टे से जान छूटेगी। जब आपके पास 200-250 सफ़ा है, ये तो 500 से प्लस सफ़ा है, लेकिन मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। 1 से लेकर 6 चैप्टर है और उसके बाद फिर ऑनवर्ड मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। जो मैं आप लोगों का जो है ना वो प्रेजेंटेशन लूँगा, हमारा जो डिस्कशन सेशन होगा उसमें आप लोग प्रेजेंटेशन इसकी देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा, जब आप पढ़ेंगे ना फ्लो में पढ़ेंगे, एक आपकी स्पीड बनेगी पढ़ने की, एक आपकी पढ़ने की स्पीड बनेगी। और दूसरे नंबर पे ये होगा कि आप अपने माइंड को जो है एक्टिविटी दे रहे हैं, अपने माइंड को आप एक हार्ड वर्किंग में डाल रहे हैं, इसको टास्क दे रहे हैं माइंड को। ज़्यादा पेजेस हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे, आपने पढ़ा कि मैंने ये तैयार करना है, तैयार करना है, रट्टे से जान छूटेगी। और आपके पास जो नॉलेज है वो भी आपके इन्हांस होगा, एक पढ़ने की स्पीड आएगी। फिर आप देखेंगे जब आप उसको 200-250 सफ़ा है, आपको पता है ये पढ़ना है, आपने थारोली पढ़ना है उसको और समझ के पढ़ना है। जब आप देखेंगे आप उसको नावल की तरह जब आप पढ़ रहे हैं तो एक आपको मज़ा आएगा पढ़ने का, आपका जो ना एक टेस्ट डेवलप होगा पढ़ने का, स्टडी का आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जब स्टडी का मज़ा आना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी किताबें हैं ये आपको छोटी लगना शुरू हो जाएंगी। जब 200-250 सफ़ा आपने पढ़ा और उसकी प्रेजेंटेशन आपने दी और फ्लो में पढ़ा, तो आप कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा। जब आप इस तरह फ्लो में पढ़ेंगे, ये आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा कि आप कहेंगे अच्छा ये किताब है, ये मेजर इशू है, ये तो मैं एक रात में ख़त्म कर लूँगा। क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका एक फ्लो बन चुका है, स्पीड बन चुकी है पढ़ने की, समझने की, आप पढ़ते जाएंगे। फिर आप कहेंगे ये किताब तो मेरे लिए मसले नहीं है, ये तो मैं तो एक रात में तैयार कर लूँगा। क्योंकि जब आपने वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ है 500-550 सफ़े का, और फिर आपने उसको माइंड में रख के प्रेजेंटेशन दी हुई है, तो ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट होगा, फ्लो पैदा होगा आपका पढ़ने में। और आपकी स्पीड जो बनेगी, फिर आप ये जो रटे वाला आपको 10 सवाल 5-15 सवाल है ना, इससे जान छूट जाएगी। आप कहेंगे मुझे थारोली पढ़ो, इसमें है क्या। जब इस तरह की आपकी सोच बनेगी तो फिर आप देखेंगे आपको फिर मज़ा भी आएगा पढ़ने का। और फिर आप जब इसको करेंगे तो फिर आपको भी पता चलेगा कि आपने कुछ किया है। जो गाइड वाले ना, मुझे तो वैसे नफरत होती है गाइड वाले से, जो उनसे हेल्प लेते हैं, जो गाइड के चक्रों में होते हैं कि वो एक गाइड मिल जाए पूरे के पूरे पार्ट की, जो हम 15-15 20-20 सवाल करके पास हो जाए। ऐसे बच्चे कभी भी पास नहीं होते, ये अंडरस्टूड है। गाइड ले लें तो नोट्स पकड़ लिए, उनसे काम चलाते हो, इस तरह नहीं काम होता। आप बंदा फंस जाता है, कोई 2-1 पेपरों में फंसता है और ऐसा फंसता है फिर वो निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ये आपको पता चलेगा कि आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है और वहां से आपने लेटेस्ट डाटा उठाना है, लेटेस्ट डाटा, और उसको आप 2-3 सफ़ों के ऊपर लिख ले और वो आपने इसके अंदर जो है पुट करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं ये हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन, कैसे मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन है। कहते हैं द इशू बिफोर अस हाउ देर इज ग्रीन रेवोल्यूशन, द आंसर इज दैट अ रेवोल्यूशन अकर्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कहता है ये वकूफ़ पज़ीर होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बाय फॉलोइंग द एग्रीकल्चर इन्वेंशन एंड इनोवेशन। इन्वेंशन और इनोवेशन के जरिए जो है इसमें आता है। अब अगली बात करते हैं द एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड इन्वेंशन एंड इनोवेशन आर कंसर्न्ड। अब ये इन्वेंशन और इनोवेशन मतलब किस चीज़ से ताल्लुक है। कहते हैं ये कंसर्न करती है कि आप हाई यील्डिंग सीड, आप जो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाई
यील्डिंग के हों बीज। एक मिनट ठहर दो जरा। अच्छा जी, आप जो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन से, वो हाई यील्डिंग, मतलब उसकी जो आउटपुट निकले वो ज़्यादा निकलनी हो। फर्टिलाइज़र जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़े मारने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, एंड इंटेंसिव यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज का। फिर आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्रेशर का कर रहे हैं। ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, एंड चेंज इन द आउटलुक ऑफ फार्मर, और फिर ये जो उसकी सोच है, आउटलुक है फार्मर की, उसके अंदर भी जो चेंजेस आती है। स्टार्ट वाली 2-3 लाइनें आप इंट्रोडक्शन में दें, ठीक है। उसके बाद फिर आप बता दें कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, या ये लिख दे, या फिर इसकी जगह पे आप इसको आगे जो है ना वो सेग्रीगेट कर दे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, देर इज आ चेंजेस इन टू बायोलॉजिकल चेंजेस एंड मैकेनिकल चेंजेस। अब इसके अंदर आप बताएं बायोलॉजिकल चेंजेस क्या है, ये मिड में आ जाएगा। द बायोलॉजिकल चेंजेस आर कंसर्न्ड with those factors which result in increasing the productivity of the land, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाते हैं। जो मशीनरी का इस्तेमाल है वो आपका मैकेनिकल चेंजेस में आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल चेंजेस में जो मशीनरी का इस्तेमाल किया आपने, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, हार्वेस्टर किया, थ्रेशर का किया, ये जो चेंजेस है ये आपकी मैकेनिकल चेंजेस है। अब इसके अलावा जितनी भी आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी की सारी आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस में आ जाएंगे। बायोलॉजिकल चेंजेस आर कंसर्न्ड विद दोज फैक्टर्स which results in increasing the productivity of the land, as the case of high yielding variety seeds, more use of fertilizer, changes in cropping pattern, ठीक है। मैकेनिकल और इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके बायोलॉजिकल में आ गए। ये आप इसको डिफाइन आपने करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें और उसके बताएं, फिर आप बता दें कि ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी के अंदर जो ना ये चीज चेंजेस हैं, दोनों चेंजेस इकट्ठी बता दें। फिर आगे आप बता दें कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस एंड मैकेनिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल के अंदर फिर आप उसको बता दें कि ये है, और मैकेनिकल के अंदर आप बता दें उसको ये है। ये आपने इतना पुट करना है। उसके बाद फिर आपने एक स्टैटिस्टिकल जो है वो एनालिसिस भी देना है कि स्टैट के अंदर आपने डाटा देना है कि किस तरह आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो चेंज लाया, ये आपने बताना है। तो ये आपको दिया हुआ है, इसमें से 2 जो है मिनिमम, जो 2 अगर 3 दे दें तो और ज़्यादा बेस्ट है, वरना 2 का जो है वो आप डाटा दें। इन 1965 1965 में द न्यू सीड्स ऑफ व्हीट वर कल्टिवेटेड, नए बीज थे उसके व्हीट के, गंदुम के, वो काश्त किए गए, कल्टिवेटेड ऑन जस्ट 12,000 एकड़ ऑफ लैंड। जमीन कितनी थी, वो थी 12,000 एकड़ लैंड, उसको कल्टीवेट किया गया। और लेकिन जो उसकी यील्ड हुई, जो आगे फसल हुई, वो 12,000 एकड़ नहीं हुई। वो कितनी हुई, वो 7 मिलियन 71,29,000 एकड़ ऑफ लैंड इन 1969 टू 1970। आप अंदाजा करें कि 12,000 एकड़ जो जमीन थी उसके ऊपर आपने इतनी फसल काटी जितनी कि आप 7,71,29,000 एकड़ जमीन के ऊपर फसल लेते हैं। आप देखिए कितना जो है वो चेंज आया सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से। फिर ये आप डाटा भी आगे दें। इन 1966 टू 1967 द राइस सीड इरीपाक was cultivated on 5,000 acre of land, which rose to 1 million 12,39,000। कहता है कि वो 5,000 एकड़ लैंड के ऊपर आपने राइस जो है वो कल्टीवेट किए। अंदाजा करें
5,000 एकड़ के ऊपर। तो फसल आप कितनी कितनी एकड़ की ले रहे हैं? फसल आप ले रहे हैं 1 मिलियन की, 12,39,000। कहाँ 5,000 और कहाँ 12,39,000 कि किस कदर जो है वो चेंज है। ये चेंज किस वजह से है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये 2 है, आप 3 भी जो है इसमें पुट कर दे। अगली हम बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम आपको ना पता चल रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ जो है आप बोला करें, बताया करें, जहाँ से आपको नहीं पता चल रहा हो, मज़ीद आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो मुझे मेंशन किया करें। ये जो आपके SMS बॉक्स है, इसके अंदर आप मुझे लिखते जाया करें। पता चल रहा है फिर भी मुझे बताया करें। कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछते रहा करें। एक हमने बात की ग्रीन रेवोल्यूशन, इंट्रोडक्शन आपने दिया, डिफाइन किया, उसके बाद फिर आपने उसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पेश कर दिया। अगला आपने बात करनी है, ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा लिखना नहीं है, डेटा उठाना है, पॉइंट्स उठाने हैं, डेटा और पॉइंट्स। अगली हम बात करते हैं नीड फॉर एग्रीकल्चर, नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान। ज़रूरत क्यों पेश आई ग्रीन रेवोल्यूशन की? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कहते हैं पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। अब ये पॉइंट हैं, कितने हैं आपके पास? 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कहते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इस वजह से कि पॉपुलेशन बढ़ी, हमें ज़रूरत पेश आई। फिर दूसरी, लिमिटेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फिर रिडक्शन इन फॉरेन डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर सरप्लस, स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड आउटपुट, कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ गई, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी, ज़्यादा लोग हो गए, उनके लिए ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है। तो फिर ज़मीन वही है, ज़मीन उतनी ही है, ज़मीन उतनी ही है जो आप कल्टीवेट कर रहे हैं। अब बंदे ज़्यादा हो गए हैं तो ज़मीन तो आपकी उतनी ही है। अब आपको मोर फूड की ज़रूरत है। अब वो मोर फूड पूरी करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक और मज़े की बात, ज़मीन जितनी है उतनी रहती नहीं है, उससे भी कम हो जाएगी। कैसे? इंडस्ट्रियल सेटअप शुरू हो गया, वो जो देहात थे वो शहरों में चेंज हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गई, मोर पीपल जो हुए, उन मोर पीपल के लिए जगह भी तो चाहिए, हाउसेस भी तो चाहिए। वो हाउसेस बनेंगे आपकी उसी ज़मीन पे बनने ना जो आपकी ज़मीन है। अब वो क्या होगा, और आपको पता है कि 70% जो है हमारा वो एग्रीकल्चर के साथ हमारी आबादी मुंसलिक है। अब वो एग्रीकल्चर जो आपका है, जो लैंड है एग्रीकल्चर की, वो कंस्ट्रक्शन में जाती गई, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो है इंडस्ट्री बनती चली गई। फिर कुछ रहती कसर जो है वो ज़मीन जो बंजर हुई उसने निकाल दी। आपको पता है कि लाखों एकड़ जो है हमारी ज़मीन जो बंजर हो जाती है पानी ना मिलने की वजह से। ठीक है, तो अब ज़मीन पहले से कम हो गई और बंदे पहले से ज़्यादा हो गए। अब इसके लिए ज़रूरत है कि आप कोई जो है तलस्माती तरीक़ेकार इख्तियार करें उस अपनी एग्रीकल्चर के अंदर, या कोई जिन की जो है ना वो खिदमात हासिल करें कि वो थोड़ी उस ज़मीन के अंदर पहले से ज़्यादा जो है वो आपको फसल दे दे। तो वो एक जो ये एक जो है जिन पकड़ने वाला काम, वो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन है कि जिससे फिर ये ज़रूरत आपको महसूस हुई अपनी इस आबादी की वजह से। In the 1960s, Green Revolution got special attention, particularly because of severe rise in population। कि जो बहुत ज़्यादा जो है जो इजाफा हुआ पॉपुलेशन में उसकी वजह से इन द कंट्री। द ग्रेटर इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिजल्टेड इन एक्सेस डिमांड फॉर फूड। फिर उसका नतीजा एक्सेस डिमांड फॉर फूड। ठीक है जी, food, grains, etc. This added insult to injury
इसने जो है वो जलती पर तेल का काम किया। व्हेन वी वर ऑलरेडी हैविंग शॉर्टेज ऑफ फूड, के हम पहले ही से हमारी जो फूड है वो कम है। ठीक है, तो मैंने पहले भी एक मरतबा बताया था, हमारा जो डेवलपिंग कंट्री का ये तरीक़ेकार है कि 70% लोग इससे इन्वॉल्व हैं, और वो फिर हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, जबकि डेवलपमेंट कंट्री जो हैं वो 1% या लेस दैन 1% जो पॉपुलेशन के जो है वो इसके साथ इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर के साथ, और फिर नतीजा ये निकलता है कि फिर एक्सपोर्ट हो रही होती है। तो यही तरीक़ेकार है कि ग्रीन रेवोल्यूशन है। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग दुआएं मांग रहे होते हैं, या अल्लाह बारिश कर दे, या अल्लाह बारिश कर दे, तो वो दुआएं नहीं मांगते, वो रिसोर्स पैदा करते हैं, सोर्सेज पैदा करते हैं बारिश करने का, वो मसनूई बारिश कर लेते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अगला हम जो पॉइंट है वो है लिमिटेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का जो सेक्टर है वो लिमिटेड है इन आवर कंट्री। अच्छा, एग्रीकल्चर के हवाले से एक मज़े की बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि तीन सेक्टर जो है वो हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और जो सर्विसेज सेक्टर है। ठीक है, और ये जो 3 सेक्टर हैं, अभी जो लेटेस्ट हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो 2 सेक्टर हैं ये नेगेटिव में चलेगी, इनकी ग्रोथ नेगेटिव में चलेगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी नेगेटिव में चलेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी 2 माइनस जो है 2.67 पे चले गई, और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी नेगेटिव 0.57 या 0.59 पे चलेगी। लेकिन इसके बावजूद हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसकी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में रही है, उसकी रही है 2.64। यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर कितनी वर्थ है, कितनी जो है इसके अंदर जो है इंटेंसिटी है। कहते हैं इन ओवर कंट्री बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग वेरी एक्यूट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ रही है। Therefore, the different sector of economy like agriculture, industry and services should provide avenues for the jobless person। कहते हैं कि इन फिर क्या होना चाहिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो फिर ये तीनों सेक्टरों को चाहिए, ठीक है, शुड चाहिए कि ये प्रोवाइड करें एवेन्यूज, जगह प्रोवाइड करें फॉर दीज जॉबलेस पर्सन। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न सेक्टर्स और नॉट कैपेबल इनाफ टू प्रोवाइड जॉब, कि वो मौजूदा इस काबिल नहीं है कि वो प्रोवाइड कर सकें जॉब इन सब को। तो जो भी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही जो है ना वो पॉजिटिव में रहा, बाकी दोनों जो है वो नेगेटिव में चले गए। अकॉर्डिंगली दी एग्रीकल्चर सर्व करता है, ये खिदमात पेश करता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी जो पनाहगाह है ये। बट एग्रीकल्चर इज प्रे। कहते हैं एक तो इसकी ग्रोथ भी आप देखें कि पॉजिटिव में रही, फिर आखिरी ये जो है पनाहगाह भी देता है, लेकिन इसके बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं। कहते हैं ये प्रे है, क्या ये शिकार है, बट एग्रीकल्चर इज प्रे टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये शिकार है बहुत सारे मसाइल का, मतलब इससे बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। Therefore, if the menaces, ये जो कमी है फॉर एग्रीकल्चर आर रिमूव्ड, द न्यू प्रोडक्शन फंक्शन accompanied by superior technology are introduced। इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए और फिर ये इंट्रोड्यूस करवाई जाए नई टेक्नोलॉजी में, तो फिर क्या होगा, मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी क्रिएटेड। तो फिर नई ज़्यादा जो है जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होंगी इसमें। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी एबल टू एब्जॉर्ब, और फिर ये इस काबिल होगा कि एब्जॉर्ब कर सके, जज्ब कर सके द राइजिंग पॉपुलेशन। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है इसका, रिडक्शन इन फॉरेन डिपेंडेंसी।
डिपेंडेंस जो है फॉरेन। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, साथ साथ बताया करें मुझे। अब जो फॉरेन डिपेंडेंस है, जो इम्पोर्ट पे इन्हिसार किया जाता है, कहते हैं ये इस चीज़ से भी जान छूटती है। अगर आप हमने ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इस्तेमाल किया, नीड इसके में ये पड़ी कि हम जो है डिपेंडेंसी जो है फॉरेन, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल किया हमने। इन आवर कंट्री दी एग्रीकल्चर practices have always been very much conservative। कंजर्वेटिव जो है पुराने ख्यालात, पुराना जो तरीक़ेकार है उस तरीके से चलना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, जो प्रैक्टिस हो रही है, जो काम हो रहा है एग्रीकल्चर पे, हैव ऑलवेज बीन वेरी मच कंजर्वेटिव एंड द नेचुरल वैगरीज हैव ऑलवेज हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट। और ये जो कुदरती जो चेंजेस आती हैं, वैगरीज आती हैं इसमें, वो फिर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट लाती हैं किस पे? एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इन सच स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक, मैं अभी बात की भी कि हम जो है जो दुआओं पे जो है वो इन्हिसार करते रहते हैं, मतलब ये रिसोर्सेज पैदा नहीं करते, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने भी तो इसी के ऊपर कहा था ना कि हाथ पर हाथ दरे मुंतजरे फरदा हो, जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हाथ पर हाथ दरे मुंतजरे फरदा हो, कि हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार कर रहे हैं कोई मदद आएगी। उसके ऊपर फिर उन्होंने जवाबी शिकवा में भी कहा कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। शिकवे के अंदर उन्होंने कहा ना, शिकवे में कहा कि हम ही, शिकवे में उन्होंने कहा कि थे हम ही तेरे मार का आराओं में, कभी खुशकियों में लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहानदारों की, कलिमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। आ गया एंड आ गया एन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फिर इसके अंदर उन्होंने आगे भी कहा कि फिर भी हमसे गीला है कि हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। उसने कहा ना कि तेरे दोहर से बातलों को मटाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर एक और था इसमें कि फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। उसके ऊपर फिर वो कहते हैं कि उसके अंदर ये फिर वो फिक्रा था ना, उस पर कहते हैं कि दोहर से बादल को मिटाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ दरे मुंतजरे फरदा हो। फिर इसके अंदर कहते हैं कि किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबा आज़ाद पे कैद रमज़ां बहारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। तो हमारा कुछ हिसाब ये है। फिर वो आईना दिखाया ना कि भी तुमसे पहले जो लोग थे वो तुम्हारे ही आबा थे, वो क्या करते थे, वो काम करते थे। और आज हम मुंतजरे फरदा, हाथ पर हाथ धरे इंतजार कर रहे होते हैं कि मदद का, और यही हमारी पस्ती का जो है वो बाइस है। तो क्या इसके अंदर बताया उन्होंने कि इंडस्ट्री हैव सर्व। अब ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये फिर लास्ट रिजोर्ट जो है वो पेश करता है। देयरफॉर इफ द menaces of agriculture are removed, the new production function accompanied by superior technology and are introduced। फिर more jobs opportunities in agriculture sector will be increased। तो फिर क्या होगा, क्रिएटेड, नई फिर जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी। ठीक है, अगली हम बात करते हैं
कि रिडक्शन इन फॉरेन डिपेंडेंसी, हाँ हम ये कर रहे थे बात, ठीक है। इसमें क्या थी, इन ओवर कंट्री द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैव ऑलवेज बीन वेरी मच कंजर्वेटिव एंड द नेचुरल वैगरीज हैव ऑलवेज हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन सच अ स्टेट ऑफ, इस तरह के जो अफेयर्स हैं, मामलात हैं, तो फिर देर हैज बीन दी सीवर शॉर्टेज ऑफ फूड, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक हद तक जो है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री, अकॉर्डिंगली दे हैव टू बी इम्पोर्टेड, इनको फिर इम्पोर्टेड करना पड़ेगा, आपको मंगवाना पड़ेगा। जब आप इम्पोर्ट करेंगे तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आपकी इंपोर्ट मोर हो जाएंगी, एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगी। दे हैव टू बी इम्पोर्टेड विद द प्रीशियस एंड स्केर्सर फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे पास एक कम जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है उससे हमें जो है ये चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। कहते हैं फिर इस चीज़ को जो है ये डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट के ऊपर जो है इन सारे इसको ख़त्म करने के लिए भी फिर हम ग्रीन रेवोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथे नंबर पे आया था एग्रीकल्चर सरप्लस, ज़्यादा हो जाना एग्रीकल्चर का, उसकी दी ग्रीन रेवोल्यूशन इज फर्निश्ड विद सुपीरियर, ये अब फर्निश्ड है, ये किससे, सुपीरियर टेक्नोलॉजी है एंड बेटर एग्रीकल्चर इनपुट है, ऑल विल हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सारा जो फिर इफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। एज अ रिजल्ट नॉट ओनली सेल्फ, ना सिर्फ सेल्फ सफिशेंसी, खुद जो है हमें इनसार जो सफिशेंसी जो है ज़रूरत जो है उसकी विल बी अटेंड, हासिल हो जाती है, बट दी सरप्लस अमाउंट कुड ऑल्सो बी एक्सपोर्टेड। कहते हैं ना सिर्फ हमारी वो जो उसकी ज़रूरत है वो भी पूरी होती है, हम जो ना उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। अगला पॉइंट आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड आउटपुट। ड्यूरिंग 1950s द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स वर वेरी लो, अब प्राइसेस जो हैं एग्रीकल्चर गुड्स के वेरी लो हैं। इट्स मीन कि जो पीजेंट है, फार्मर है, उसको मुनासिब पैसे नहीं मिलेंगे। जब उसको मुनासिब पैसे नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है वो पुअर है तो वो पुअर ही रहेगा, उसकी जो फाइनेंशियल है वो लाइफ जो है वो चेंज नहीं होगी पुअर प्राइसेस की वजह से, ठीक है। गुड्स वर वेरी लो वाइल दी प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, अब इसके मुकाबले में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल जो गुड्स है उनकी उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स वर हैविंग दी टेंडेंसी टू राइज, उसकी जो प्राइसेस है वो टेंडेंसी है वो बढ़ती ही जाती हैं। बट द इंडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर विल परसुएड द गवर्नमेंट टू अनाउंस अ क्लियर कट एग्रीकल्चर प्राइस। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है उस वजह से फिर हुकूमत जो है क्लियर कट जो है अनाउंस करे इसकी पॉलिसी। एज अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन द मेन एम इज टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसका मेन जो मकसद है वो है बूस्ट करना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, बढ़ाना तेजी के साथ, ठीक है। अगला पॉइंट हम छठा लेते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन विल ब्रिंग एन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, ये तीनों के अंदर जो है रेवोल्यूशन लाएगी, ठीक है। रेवोल्यूशन इन द विलेज लाइफ, द ग्रीन रेवोल्यूशन विल लीड टू बूस्ट एग्रीकल्चर आउटपुट, दस एग्रीकल्चर इनकम्स, जब एग्रीकल्चर जो है आउटपुट बढ़ेगी तो फिर उस अल्टीमेटली एग्रीकल्चर इनकम भी जो है वो बढ़ेगी। द GR coupled with new technology will change the outlook of the peasant, जो आउटलुक है, जो सोच है, समझने की सलाहियत है, जो एक चीज को देखना है वो भी चेंज होगी पीजेंट की इससे। 7 पे हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कॉमनली इट इज सेड दैट ग्रीन रेवोल्यूशन बाय इनहांसिंग the agriculture productivity and agriculture produce will benefit even the poor farmers,
In this way, not only the incomes of the big farmers will increase, but the poor peasants will also be able to enhance their share. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बढ़ेगी और उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, तो पीजेंट जो किसान है उसकी वो भी उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी चेंज होगा। देखिए ये कुछ थी, उसके बाद इसके जो है वो आप कंक्लूजन में दे के ये टॉपिक को आप कंप्लीट कर दें। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इससे प्रीवियस आए ज़रा, ये आपने खुद पढ़ लेना, ये इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ये समझ आ जाएगी आपको। आपने आगे पढ़ना है स्ट्रेटेजी ऑफ, इससे प्रीवियस एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स इश्यूज है। मेरे पास जो आ रहा है वो पेज नंबर आ रहा है 205 आ रहा है। स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। स्ट्रेटजी आपने बतानी है जो इसकी बढ़ाए इसकी प्रोडक्टिविटी को और इसकी प्रोडक्शन को। तो ये पॉइंट आप जो ना 4-4, 5-5 लाइनों के अंदर इसमें पुट कर दें, ये कोई इतना ये समझ आ जाएगी आपको। ना समझ आएगी फिर मुझे बता दीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। क्या मतलब आया था, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ कल्टीवेशन मेथड, जो कल्टीवेशन जो काश का तरीक़ेकार है, मेथड है, उसको सिलेक्शन करना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की जो है वो मैसर होना। अब पानी जो इरिगेट किया जाता है आपको पता होना चाहिए, उसके जो है तरीके हैं। एक तो आप बारिश के पानी से जो है वो इरिगेट करते हैं, तो वो बरानी पानी कहलाएगा, ठीक है, बरानी जो। और उसके बाद अगर आप ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं, फिर एक नहरी होता है, जो दो पानी जो है वो अहम है, बरानी और जो है नहरी। जो नहर से आप उसको इरिगेट कर रहे हैं तो वो नहरी आ जाएगा। तो जो बारिश के साथ वो बरानी, और एक जो किस्म है वो फ्लड के साथ, जो फ्लड के साथ पानी आता है उसके साथ भी इरिगेट किया जाता है। ये एक नई किस्म है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। और ट्यूबवेल के साथ भी उसको जो है वो काश्त करते हैं, फिर बारिश के ज़रिए भी करते हैं, फिर नहरों के ज़रिए भी किया जाता है। और चौथी किस्म जो मैंने आपको बताई, फ्लड, जो फ्लड आता है उस फ्लड से जो किया जाता है, ये भी इसका एक ख़ास नाम लिया जाता है। तो ये आपने जो इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेने। इसके अंदर 3-3, 4-4 पॉइंट जो है वो आपने मेंशन कर देने, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आप ये मेंशन करें। इसके अलावा जो आपने एग्रीकल्चर के शुरू में पढ़े थे, मैयर पढ़े थे, जो ऑब्स्टेकल्स थे उसको रिमूव करने के लिए, वो भी इसके अंदर ऐड करके, इस तरह क्वेश्चन को देख के, नंबर को देख के वो कुछ उधर से उठा लें, कुछ इधर से उठा के, इस तरीके से भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको बताया, इसमें कोई चीज़ पूछने वाली हो, कोई प्रॉब्लम आप समझते हो कि आपको ना पता चला हो, क्यों भी क्लियर है यहाँ तक? चलें, अब नेक्स्ट जो है वो हम अगला हम करते हैं, लेकिन 5 मिनट की ब्रेक के बाद। 5 मिनट की ब्रेक के बाद अब हमने अगला करना है उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक है मोनोपली। जो चल रहा था उसको हम मज़ीद जो है हमारी रिमेनिंग टॉपिक्स वो हम डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर 5 मिनट्स इंशाल्लाह ताला वो हम शुरू करेंगे इसी FB क्लास के ऊपर, ठीक है। इसमें कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तमाम वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं डे सीरीज़ के नाम पे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ जाके आप डे सीरीज़ को फॉलो करें, और जो है उस तरतीब के साथ जो है शुरू के जो लेक्चर हैं उनको लेके आप पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी इन वीडियोज़ को देखने की वजह से। आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा मोनोपली का टॉपिक है, उसके साथ हम फिर जो है वो डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।